हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दर्शन प्रकाश चंद दुगड़ है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में 138वां रैंक प्राप्त किया है। मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के आर्नी तहसील से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं से की। उसके पश्चात मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती से, और उसके बाद 2 वर्ष नौकरी करने के बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और 2018 में मैंने तैयारी शुरू की। 2019 का मैंने प्रथम अटेम्प्ट लिखा। उसके बाद 2020 की परीक्षा में मेरा 138वां रैंक आया है। यहाँ पे मैं आपके साथ आज मेंस की मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है उसे शेयर करने के लिए मैं डीकेटी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आया हूँ। मेंस की तैयारी में जैसे देखा जाए तो 7 पेपर्स जो होते हैं, जिनके नंबर ऐड किए जाते हैं, ऐसे 7 पेपर्स होते हैं। ऐसे GS 1 to 4 और ऑप्शनल के 2 पेपर्स। तो आज हम देखेंगे कि GS मेंस के लिए क्या किया जाए। GS मेंस में GS 1 है। GS 1 में देखा जाए तो हिस्ट्री है, जोग्राफ़ी है, सोसाइटी है। हिस्ट्री काफ़ी ब्रॉड है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री में ही आता है। तो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के 8 सवाल पूछे जाते हैं पेपर 1 में। जोग्राफ़ी के 8 सवाल पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसके 4 से 5 सवाल आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज जोग्राफ़ी का है। जोग्राफ़ी 100 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद सोसाइटी 75 और हिस्ट्री 75 मार्क्स के लिए आएगा। अब तैयारी अगर किसी को करनी है GS 1 की, तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए GS 1 की कोई ऐसी स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है। जो टॉपिक्स प्रीलिम्स में नहीं है उन टॉपिक्स को आपको अलग से पढ़ना होगा। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद में इंडियन सोसाइटी हो गया। इंडियन सोसाइटी के साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे हैं तभी आप इंटीग्रेटेड वे में मेंस के GS 1 की तैयारी कर सकते हो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालिसिस कर सकते हो कि मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है, किन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। तो यह आपको तब सिलेबस देखकर और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर डिसाइड करना है। मैंने जैसे मेरे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की वीडियो में बताया कि मेरा फोकस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहा है। तो मेरा फोकस एंटायर सिविल सर्विसेज की मेरी जर्नी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही रहा है। और मैं कैंडिडेट्स से जब भी बात करता हूँ, जब भी मुझे कोई पूछता है, तो मैं इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसिस देता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, यह फाइंड आउट करें कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएं। और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को भी आप कवर करें, लेकिन उन पे आपको वो आपकी सेकेंडरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्राइमरी प्रायोरिटी आपकी वो टॉपिक्स होनी चाहिए जो ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं। जैसे सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। उसके साथ साथ कल्चर के जो सवाल पूछे जाते हैं सोसाइटी में, उन क्वेश्चंस पे आप फोकस कर सकते हो। ये तो मतलब फोकस की बात हुई। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करें। जैसे कि मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो स्पेक्ट्रम मेंस हिस्ट्री के लिए, मेंस के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपको काम आ जाएगा। स्पेक्ट्रम की आप समरी रिवाइज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके साथ साथ मेंस हिस्ट्री के लिए अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समरी पढ़ लेते हो, समरी को आप मार्क कर लेते हो थोड़ा सही से, तो उससे आपका काम हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रेफ़र नहीं किए थे। मैंने श्रेयांश कुमार सर के नोट्स थे, उन्हीं नोट्स को मैंने देखा। उन नोट्स के थ्रू एक मुझे आइडिया आ गया था, तो वो नोट्स ही मेरे लिए मतलब सब कुछ था वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद में हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की 12th स्टैंडर्ड की एक NCERT आती है। पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड पार्ट की एक NCERT आती है 12th स्टैंडर्ड की, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो उस NCERT में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाएगी। उसके साथ साथ जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, इकनॉमी पढ़ोगे, तो उसमें इंडियन पॉलिटी और इकनॉमी टिल 1991 वो सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए NCERT और इन पॉलिटी और इकनॉमी के जो टॉपिक्स है उसके अलावा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रिपरेशन अननोइंगली हो जाएगा जब आप पॉलिटी और इकनॉमी पढ़ रहे हो।
उसी के बाद में जोग्राफ़ी पे अगर जोग्राफ़ी की बात की जाए तो जोग्राफ़ी के जो सवाल है फ़िज़िकल जोग्राफ़ी से काफ़ी कम सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी का फोकस जो है वो ह्यूमन जोग्राफ़ी और इकोनॉमिक जोग्राफ़ी पे है, जहाँ पे रिसोर्सेज़ की बात की जाती है। रिसोर्सेज़ के साथ साथ मिनरल्स, माइंस कहाँ पर है, फिर आर्कटिक में अगर मेल्टिंग होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट है आर्कटिक में क्यों डेवलप हो रहा है, ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ओशन करंट्स वगैरह की बात कभी कभी हो रही है, लेकिन फ़िज़िकल जोग्राफ़ी पे जो फोकस रहा है इन कुछ पिछले 3-4 सालों में वो कम हो गया है और ह्यूमन और इकोनॉमिक जोग्राफ़ी पे फोकस बढ़ा है। तो ह्यूमन और इकोनॉमिक जोग्राफ़ी के लिए आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हो 11th और 12th स्टैंडर्ड की। उसी के साथ साथ पीएमएफ-आईएएस से आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो। जो रिसोर्सेज है जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट। उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी की बात अगर की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ चीज़ें लगती है उन चीज़ों को आप वहाँ से कवर कर सकते हो। तो पीएमएफ-आईएएस से आपको सिलेक्टिवली रीडिंग आप करके ज्योग्राफी के टॉपिक्स को, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम आते हैं इंडियन सोसाइटी पे। तो इंडियन सोसाइटी के लिए 11th और 12th स्टैंडर्ड की इंडियन सोशोलॉजी की बुक आती है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा आप इंडियन सोसाइटी के लिए एम सेंथिल कुमार की पियर्सन्स पब्लिकेशन की एक किताब आती है, काफ़ी ल्यूसिड किताब है। इनमें इस किताब में सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो इस किताब को भी आप रेफ़र कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस से आपको एक पता चलेगा कि एक थीम कंटिन्यू की जा रही है यूपीएससी के द्वारा। सोसाइटी की अगर बात की जाए तो कल्चर पे एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, तो कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाए, आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इस पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये हुई रिसोर्सेज़ की बात। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कल्चर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो इनमें एक कंटिन्यूटी देखी गई है। जैसे 16 में कोई सवाल पूछा गया तो 17 में एग्जैक्टली वही सवाल किसी मतलब रीफ्रेश करके पूछा गया है, या फिर उस सवाल का एक नेक्स्ट आगे का मतलब पोर्शन, एक आगे का पार्ट, एडवांस पोर्शन पूछा गया है। तो ये आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा और एनालाइज़ करके आप एक अच्छी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद में जैसे किसी भी चीज़ का आप सोसाइटी में अगर आंसर लिख रहे हो तो आप उसमें थोड़ा पर्सनल टच देने की कोशिश करें। पर्सनल टच आपके ऑब्जर्वेशन से आएगा। आप जितना अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हो उतना अच्छी तरीके से आप आंसर्स को लिख पाओगे। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन अगर पूछा जाता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पूछा जाता है, या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन सीनियर सिटीजन्स पूछा जाता है, तो इसे किस तरीके से अटेम्प्ट करें। अब इम्पैक्ट अगर पूछा गया तो इम्पैक्ट 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में अगर आप देखोगे सीनियर सिटीजन्स पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जेरियाट्रिक केयर की फील्ड में एडवांसमेंट्स हुई है। जेरियाट्रिक केयर की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है। उसके बाद में टर्शियरी सेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है, टर्शियरी सेक्टर बूम हुआ है हमारे यहाँ पे। तो टर्शियरी सेक्टर से जो नर्सिंग है, जो हाउस केयर है, होम केयर जो दी जा रही है ओल्ड एज सिटीजन्स को, वो बढ़ी है। उसी के साथ साथ ऑनलाइन काफ़ी सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, तो गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो ये दोनों ऑनलाइन सर्विसेज या फिर मतलब होम डिलीवरी जो हो रही है उसकी वजह से उनका इंटरफेस जो है, उन्हें आज ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि स्कीम्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो जीवन प्रमाण ये जो स्कीम है, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्कीम है, ये स्कीम ये असर्टन करने के लिए है कि जो पेंशन होल्डर्स है वो अलाइव है या नहीं है। तो ये काम आज ऐप के द्वारा किया जा रहा है। पहले ऐसे होता था कि गवर्नमेंट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स को जाना होता था, वहाँ पे उन्हें अपना मतलब लाइव होने का सर्टिफिकेट देना होता था, तो उसकी आज ज़रूरत नहीं है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये एक बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का। इसकी वजह से ई गवर्नेंस आया और ई गवर्नेंस से ये चीज़ें हुई है। इसी के साथ साथ काफ़ी बच्चे जो है आज अपने मम्मी पापा से, माता पिता से दूर रह के पढ़ रहे हैं, तो वो सारे सोशल मीडिया के थ्रू अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, टच में हैं। तो ये एक मतलब सोशल मीडिया एक मीडियम बन चुका है जिससे भले ही मतलब फैमिलीज़ दूर हो लेकिन एक कनेक्टेड वे में फ़ील कर रही है। स्काइप के थ्रू आप अपने फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी हालचाल के बारे में पूछ सकते हो। तो ये सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया है। नेगेटिव इम्पैक्ट में दिया जाए तो सीनियर सिटीजन्स को साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, इसकी उतनी अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी लोगों को है लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं भी है।
तो इसमें इन सीनियर सिटीजन्स में इन सब चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है, लिटरेसी क्रिएट करने की ज़रूरत है। डिजिटल डिवाइड एक आ जाता है, तो डिजिटल डिवाइड के चलते वो काफ़ी सारी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको एक बेसिक लेवल का एनालिसिस करना है। आपने जो चीज़ें देखी है, कहीं सुनी है, जो ऑब्ज़र्व की है, उन्हीं चीज़ों का आपको एक बेटर वे में प्रेजेंट करना है। तो सोसाइटी के लिए मेरा तो यही अप्रोच रहा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो ऑब्जर्वेशन है उन्हीं को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की, अपने आंसर्स में एक यूनिकनेस लाने की कोशिश की, और उसी से मेरा मेंस GS1 का जो स्कोर है वो भी काफ़ी एक डिसेंट स्कोर आया है मेरा, 104। इसके बाद में GS2 की अगर बात की जाए तो GS2 में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इंडियन पॉलिटी की तैयारी आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हो। लक्ष्मीकांत में जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक्स है उन्हें आप कवर करें। आर्टिकल्स पे फोकस करें, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 129 और 215 आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में स्पीकर के ऑफिस के लिए आर्टिकल 93 हो जाता है। तो ऐसे आर्टिकल्स को आपको एक लर्न करना है अच्छे तरीके से, ताकि अगर स्पीकर का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन में आर्टिकल मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप आर्टिकल मेंशन कर रहे हो और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आपको एक हाफ नंबर का या 1 नंबर का एज मिलने के चांसेस है। उसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे लक्ष्मीकांत में, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस किया। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, DPSPs है, इन पे मैंने फोकस किया। उसके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज़ और सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़, इन पे भी आपको फोकस करना है। ये सारी प्रिपरेशन आप लक्ष्मीकांत से ही कर सकते हो, आपको दूसरा कोई रिसोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में गवर्नेंस पार्ट के लिए आप किसी वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है विजन IAS का, या फिर किसी भी कोचिंग का आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो वैल्यू एडिशन मटेरियल से। इसके बाद जो टॉपिक्स है रोल ऑफ NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप्स, इसके लिए भी वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, वहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकते हो। वैल्यू एडिशन मटेरियल विजन का है या फिर किसी और कोचिंग के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए आप ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन किन टॉपिक्स पे बार बार पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा एम्फेसिस करो और उन टॉपिक्स पे आप एक अलग फोकस करो। अब आंसर राइटिंग की जब हम बात करते हैं GS2 में, तो आंसर राइटिंग में कोई भी अगर इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है तो इसमें 4 एलिमेंट्स आपके आने चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि आर्टिकल मैंने पहले बताया, आर्टिकल के बाद में केस लॉज, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो केशवानंदा भारती केस को आपको मेंशन करना ही है, वामन राव केस है 1981 का, मिनर्वा मिल्स केस है 1978 का, इन सारे केसेस की बात होनी ही चाहिए। अगर फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो आपको SR बोम्मई केस 1994 लिखना ही है। और फेडरलिज्म की बात आती है, फेडरलिज्म के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फेडरलिज्म को सबसे पहले डिफाइन करना है कि फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, हमने कौन सा फेडरेशन, हमारे यहाँ पे किस तरीके का फेडरेशन अडॉप्ट किया गया है, फिर फेडरेशन के बेनिफिट्स क्या है, फेडरेशन में, फेडरलिज्म में क्या क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, और कम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नीति आयोग है, इंटर स्टेट काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, काफ़ी सारे अलग दूसरे फोरम्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फिस्कल फेडरलिज्म जो है उसको इंश्योर करने के लिए GST काउंसिल आया है आर्टिकल 279A के तहत। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, उन चीज़ों को आपको मेंशन करना है। केस लॉज के बाद हम आते हैं कि कोई केस स्टडी, अगर आपको लगता है कि कोई केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, म्यूनसिपालिटीज़ है, उसके अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास कुछ केस स्टडीज़ होनी चाहिए कि जो आप कोट कर सको, जहाँ पे आप दिखा सको कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस से कैसे बेनिफिट हुआ है लार्जर पब्लिक को, और उससे कैसे ग्रासरूट लेवल पे डेमोक्रेसी एम्पावर हुई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हिवरे बाज़ार एक विलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये एक सक्सेसफुल मॉडल है PRIs का। उसके साथ साथ काफ़ी सारे नए मॉडल्स हैं। फातिमा बी करके एक लेडी है, उन्होंने UNDP का अवार्ड जीता है एंटी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स अगर आप कोट करते हो आपके आंसर्स में यूनिकनेस आएगी। उसी के बाद में आपको कंक्लूजन या फिर जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो
तो पंचायती राज में कुछ कमिटीज़ बनी हैं, कुछ पैनल्स बने हैं, आप उनकी रिकमेंडेशंस लिख सकते हो। जैसे कि एनके एक बोस पैनल है, बोस के बाद में कुछ और कमिटीज़ है। सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सरकारिया कमेटी की कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लिखनी ही चाहिए। उसके बाद में जब भी आप कंक्लूड करो तो कंक्लूजन आपका ऑप्टिमिज़म की तरफ होना चाहिए। आपने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन की तरफ कंक्लूड करना चाहिए। ये आंसर राइटिंग की बात हुई। अब आंसर राइटिंग के बाद जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, जो टॉपिक्स आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, तो उन टॉपिक्स के लिए मैंने ये अप्रोच अपनाई थी कि मैं मेरे अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता था। उनके साथ बैठकर हम लोग उन टॉपिक्स पे मतलब ब्रेनस्टॉर्म करते थे। ब्रेनस्टॉर्म करके एक दूसरे के ओपिनियंस वहाँ पे शेयर हो जाते थे, तो पता चलता था कि इस टॉपिक को किस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि मल्टी लेवल प्लानिंग का सवाल है 2019 की एग्ज़ाम का, तो मल्टी लेवल प्लानिंग में आपको ये देखना है कि कौन सी लेवल्स है प्लानिंग करने के लिए। आप लोकल लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में स्टेट लेवल के बाद में नेशनल लेवल, तो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। लोकल लेवल पे आप ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी करती है। अगर मेट्रोपॉलिटन रीजन है तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी वहाँ पे प्लानिंग करेगी। स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल का कोई कमीशन होगा, वो कुछ ना कुछ सारे प्लान्स को कंसोलिडेट करके एक मास्टर प्लान बनाएगा। और नेशनल लेवल पे एक नेशनल प्लान बन रहा है जो कि नीति आयोग उसमें भूमिका निभा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको सोच कर समझ कर ही आप इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप एग्ज़ाम के पहले प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, तो उससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। 7 मिनट्स और 9 मिनट्स का जो डेडलाइन है उसमें आप आंसर्स को लिखने में, उसमें आपको आंसर्स लिखने में हेल्प होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं GS3 की तरफ। GS3 में अगर देखा जाए तो GS3 काफ़ी डाइवर्स है। इसमें इंडियन इकनॉमी है, इंडियन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बाद में इंटरनल सिक्योरिटी आता है, इंटरनल सिक्योरिटी के बाद में एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स इसमें आते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको करना है तो आप कोई भी एक रिसोर्स रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए जैसे एग्रीकल्चर है उस पर 50 से 60 नंबर के सवाल हर साल मेंस की एग्ज़ाम में आएंगे ही, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए। अशोक कुमार बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं, अशोक कुमार जी की बुक को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। एग्रीकल्चर के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफ़र कर सकते हो। ऑनलाइन काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से आप सिलेबस वाइज एक सिंगल पेज के नोट बना सकते हो। नोट बनाकर आप उसी को बार बार रीड करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ में जैसे एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट आप जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो उसी से आपका एनवायरनमेंट मोस्टली प्रिपेयर हो जाएगा। बस आपको अभी एनवायरनमेंट में मोस्टली इम्पैक्ट पूछा जाता है, कॉजेज़ पूछे जाते हैं, रीजंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कर रहे हो तो इम्पैक्ट को आपको एक स्टेक होल्डर एनालिसिस करके चलना है कि इसका इम्पैक्ट कौन से स्टेक होल्डर्स है, कौन से हमारे ये है। जैसे कि किसी भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन का अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो इकोलॉजी पे क्या होगा, इकोलॉजी के बाद में एनवायरनमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट्स है उन पे क्या होगा, पब्लिक एट लार्ज पे क्या होगा। इन सब लेवल्स पे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद में GS3 में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये डाइवर्स है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सारे टॉपिक्स को पढ़कर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करने के बाद आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग में एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो चीज़ है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो। क्वेश्चन की डिमांड को समझने के बाद आप क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के बाद आप आंसर कैसे कर रहे हो। आंसर में जैसे आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, लीगल, एथिकल, इन सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को, जैसे सैंड माइनिंग है तो सैंड माइनिंग के कॉजेस आप देख सकते हो कि क्या कॉजेस है। नेचुरल कॉजेस, इसमें नेचुरल कॉजेस तो नहीं आएंगे, लेकिन सैंड माइनिंग के कॉजेस आप लिख सकते हो। उसके बाद में इम्पैक्ट क्या हो रहा है सैंड माइनिंग का रिवराइन इकोलॉजी पे, लोकल बायोडाइवर्सिटी पे, ओवरऑल एनवायरनमेंट पे, वहाँ के लोकल पब्लिक पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फिर इसका सिटीजन्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो आपको बेसिकली आपको सोचना है कि क्या मैं चीज़ें कर सकता हूँ, और सोच के आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो आंसर्स में। GS3 के जो आंसर्स है उसमें आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो जैसे शॉर्ट फॉर्म्स देते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास,
तो ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, या फिर हेल्थ एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कंक्लूजन में SDGs को कोट कर सकते हो। इसी के साथ साथ केस स्टडीज़ को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। GS3 में भी एग्जाम्पल्स जो आपको नए मिल रहे हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। इससे एक यूनिकनेस आएगी। कहीं पे मैप बनाने का स्कोप है तो आप वहाँ पे मैप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एक होलसम आंसर किस तरीके से मतलब बना सकते हो, किस तरीके से आप 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हो, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो। तो ये कोशिश करो कि आपके आंसर्स में एक डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका आंसर आना चाहिए, और स्ट्रक्चर्ड वे में आने के बाद पढ़ने के बाद सेटिस्फाइड आपको फीलिंग आनी चाहिए, सेटिस्फाइड वाली। जब आपको जिस दिन आपको खुद का आंसर पढ़ के सेटिस्फाइड वाली फीलिंग आएगी, उस दिन आप मेंस की आंसर राइटिंग में आप समझना कि आपने एक मतलब अच्छी कमांड हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ हम लोग GS4 की तरफ बढ़ते हैं। मेंस की तैयारी में और ओवरऑल जो UPSC की जर्नी है, UPSC के जो एग्ज़ाम है उसमें एथिक्स का जो पेपर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एथिक्स का पेपर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक स्कोप होता है कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। पिछले 2 वर्षों में हमने देखा कि काफ़ी सारी कैंडिडेट्स ने एथिक्स के जो पेपर में, एथिक्स का जो पेपर है उसमें अच्छे नंबर स्कोर करके अच्छी रैंक हासिल की है। तो एथिक्स की तैयारी आप किसी भी एक बेसिक रिसोर्स, बेसिक बुक को आप रेफ़र कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक कोचिंग के नोट्स रेफ़र किए थे, उसके बाद में DK बालाजी सर का एक बुक है उससे वैल्यू एडिशन की थी, और कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से वैल्यू एडिशन करके एक नोट्स बनाए। ये नोट्स आप 10 से 12 दिन में आप नोट्स को, एक बेसिक नोट्स को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद वैल्यू एडिशन आपका टाइम टू टाइम होता रहेगा। और एथिक्स का जब आप पेपर, एथिक्स के पेपर की जब आप तैयारी कर रहे हो तो एथिक्स में ज़रूरत होती है एग्जांपल्स की, इंसिडेंट्स की। तो एग्जांपल्स में आप पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स, पब्लिक लाइफ के एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के एग्जांपल्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। जैसे कि कंपैशन का अगर आप एग्जांपल फाइंड आउट कर रहे हो तो आप पर्सनल एग्जांपल कैसे ढूंढोगे। अगर आपने लॉकडाउन में किसी माइग्रेंट वर्कर को हेल्प की है, कोई माइग्रेंट वर्कर को आपने घर पहुंचाने में हेल्प की, तो उसको भी आप कंपैशन के एग्जांपल में लिख सकते हो। या फिर स्ट्रे डॉग्स को आपने चपाती ऑफ़र की है लॉकडाउन में, तो उसको भी आप कंपैशन के एग्जांपल में यूज़ कर सकते हो। या फिर फेयर प्राइस शॉप में अगर आप कभी गए हो, वहाँ पे किसी लेडी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी लेडी को ग्रेन्स डिनाई किए जा रहे हैं अगर, तो वहाँ पे अगर आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो, इनजस्टिस के अगेंस्ट आप वॉइस रेज कर रहे हो, तो वो भी एग्जांपल आप कंपैशन में, एम्पैथी में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारे पर्सनल एग्जांपल्स हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको एथिकल एंगल से सोचो कि एथिकल एंगल से क्या मतलब मैं कर रहा हूँ, क्या मैं कैसे मतलब उसको एथिक्स के पेपर में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे सोनू सूद का एग्जांपल है, फिर राजेंद्र भरूट, डॉक्टर राजेंद्र भरूट जो IAS ऑफिसर है, जिन्होंने नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में ये IAS ऑफिसर पोस्टेड थे, श्री राजेंद्र भरूट। तो इन्होंने प्रोएक्टिवनेस दिखाई, और प्रोएक्टिवनेस दिखा के ऑक्सीजन शॉर्टेज की जो डिमांड थी उसको इन्होंने एंटिसिपेट किया कि ऑक्सीजन शॉर्टेज नियर फ्यूचर हो सकता है। और सेकेंड वेव के पहले ही यहाँ पे ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट था ये जो सेल्फ सफिशिएंट था ऑक्सीजन जनरेशन में, और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं पाई गई। तो इन एग्जांपल्स को आप पब्लिक लाइफ के जो एग्जांपल्स है, जहाँ पे प्रोएक्टिवनेस आपको दिखानी है, गवर्नेंस में फोरसाइट, आपको विजन दिखाना है ऑफिसर्स का, तो वहाँ पे आप इन्हें कोट कर सकते हो। काफ़ी सारे IPS ऑफिसर्स हैं, उनके एग्जांपल्स को आप कोट कर सकते हो, जिन्होंने राइट कंट्रोल के लिए कुछ मॉडल बनाए, जैसे भिवंडी मॉडल है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत है। बेटर इंडिया वेबसाइट है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, न्यूज़पेपर से सर्च कर सकते हो, टॉपर्स की कॉपीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो एग्जांपल्स को फाइंड आउट करने में। वहाँ से आप अपने आंसर्स में, अपने नोट्स में एग्जांपल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। और आप किसी भी चीज़ को मतलब एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बस आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको एक आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। उस नज़रिए में आप बदलाव जब लाओगे तब चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे टॉपर्स कहते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपके पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें जो कीवर्ड्स है एथिक्स के, उनकी डेफिनेशन, उसके रिलेवेंट एग्जांपल्स, पब्लिक लाइफ, पर्सनालिटीज़ और पर्सनल एग्जांपल्स, ये होने चाहिए। उसी के साथ साथ एक कोट आपका रेडी होना चाहिए हर एग्जांपल के लिए, हर कीवर्ड के लिए। जैसे इंटीग्रिटी पे जब सवाल पूछा जाता है तो इंटीग्रिटी के लिए आप ये कोट यूज़ कर सकते हो कि डूइंग राइट इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू। जैसे सिग्नल पे आप रुक रहे हो, ट्रैफिक पुलिस के प्रेजेंस में आप रुक रहे हो तो ठीक है, तब आपको कोई देख रहा है तो आप तब रुक रहे हो। लेकिन जब आप रात में ड्राइव कर रहे हो और ट्रैफिक पुलिस खड़ा नहीं है,
तब भी लेकिन आप सिग्नल के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तब भी आप सिग्नल पे रुक रहे हो, तो ये दिखाता है कि आप मतलब सही काम कर रहे हो जब आपको कोई नहीं देख रहा है। तो इसी से आपकी इंटीग्रिटी एक झलकती है। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है, ऐसी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो अपनी एग्जाम्पल्स में और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में। तो इन चीज़ों से आपको हेल्प होगी और प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। इसी के साथ साथ केस स्टडीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज़ को देखो, उसमें से डायलेमास को फाइंड आउट करो, कौन से कॉमन डायलेमास है। जैसे एक लॉ वर्सेस कंपैशन का कॉमन डायलेमा पूछा गया है। यहाँ पे ऐसे होता है कि एक ओल्ड लेडी है और ओल्ड लेडी आपके पास आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जा रही है और उसे बोल रही है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास मिसिंग है, या मैं इस स्कीम में मेरे पास एलिजिबिलिटी के 3 कंडीशंस को मैं फुलफ़िल कर रही हूँ और एक कंडीशन में मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ ये बोलता है या रूल ये बोलता है या स्कीम के जो डायरेक्शंस है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आप उन्हें एनरोल नहीं कर सकते उस स्कीम में, ओल्ड लेडी को। लेकिन अब आपको कंपैशनेट ग्राउंड पे उनको हेल्प करनी है, क्योंकि कंपैशन एक काफ़ी महत्वपूर्ण वैल्यू है जो सिविल सर्वेंट्स को अपने लाइफ में इनकलकेट करनी है। पूरी लाइफ उनको सर्विस मोटिव में जब गुजारनी है, डेडिकेशन टू जो पब्लिक सर्विस है, तो एक कंपैशन काफ़ी बड़ी चीज़ है जो उनको रखनी चाहिए, कंपैशन, ह्यूमिलिटी। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे बेटर तरीके से केस स्टडी को अटेम्प्ट कर पाओगे, ना कि आप वहाँ सोचोगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। या तो आप उन्हें किसी दूसरे स्कीम में जहाँ पे वो एलिजिबल है वहाँ पे एनरोल करने के लिए हेल्प कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने पर्सनल लेवल पे उन्हें हेल्प कर सकते हो, डिपार्टमेंटल लेवल पे उन्हें हेल्प कर सकते हो। अगर उनकी कंडीशन काफ़ी मतलब सेंसिटिव है तो आप पर्सनल और डिपार्टमेंटल लेवल पे कुछ फंड रेजिंग करके हेल्प कर सकते हो, या किसी कंपनी के थ्रू टाइप करके आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या CSR के फंड्स के थ्रू उनकी हेल्प करवा सकते हो। किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उन्हें आप CSR के थ्रू किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे उन्हें सब्सिडाइज रेट पे उनका उपचार हो सकता है। उसी के साथ साथ जो दवाइयाँ होगी अगर उपचार के लिए, उसको आप PM जन औषधि कार्यक्रम के अंदर जो मुफ्त में या कम रेट में जो दवाइयाँ दी जाती है, उसके अंदर आप उनको दवाइयों का बेनिफिट मुहैया करवा सकते हो। PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर काफ़ी सारी ऑपरेशंस, काफ़ी सारे टर्शरी केयर जो ये है एलिमेंट्स है, उन्हें कवर किया गया है, उनके अंदर आप उन्हें बेनिफिट्स दिलवा सकते हो। या फिर आप मतलब यहाँ पे आपको अपना स्टांस क्लियर रखना है कि मैं उन्हें इस स्कीम में तो एनरोल नहीं करूँगा, लेकिन किसी दूसरी तरीके से अगर मैं उनकी मदद कर पाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें किसी दूसरी तरीके से मदद कर पाऊँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लोगों की मदद करना, लोगों के साथ एक जुड़ाव बढ़ाना। तो ये चीज़ों को आप वहाँ पे एम्फेसाइज कर सकते हो। अपनी वैल्यूज़ को आपको रिफ्लेक्ट करवाना है अपने आंसर्स में केस स्टडीज़ के। और अक्रॉस केस स्टडीज़ मैं कैंडिडेट्स को यही बोलता हूँ कि अक्रॉस केस स्टडीज़ आपकी वैल्यूज़ में कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक जगह पे कंपैशनेट होकर स्टैंस लिया है और दूसरी जगह पे आप एकदम एंटी स्टांस ले रहे हो, एंटी कंपैशनेट स्टांस ले रहे हो। आप किसी मतलब पब्लिक गैदरिंग को या पब्लिक कोई इवेंट है वहाँ पे आपको उसको हैंडल करना है, या कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसको आपको हैंडल करना है, तो वहाँ पे आप सीधा जाकर मतलब लाठीचार्ज नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको बात करनी है। आप सीधा जाकर अगर लिख रहे हो आप एग्ज़ाम में कि मैं सीधा जाकर लाठीचार्ज करूँगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ दिख रहा है। कंपैशन, एक जगह पे आप कंपैशनेट बनने की कोशिश कर रहे हो, एक जगह पे आप सीधा मतलब अगेंस्ट कंपैशन आपका स्टांस दिख रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें अपने केस स्टडीज़ में। एक कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें और अपनी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करवाने का कोशिश करें, क्योंकि एथिक्स का पेपर आंसर्स को चेक नहीं कर रहा, वो आपकी वैल्यूज़ को चेक कर रहा है, वो आपके वैल्यू सिस्टम को चेक कर रहा है, वो आपके थॉट पैटर्न को चेक कर रहा है। तो आपकी सोच आप ऐसे बनाओ कि जिससे आपकी सोच क्लियर हो, प्रैग्मैटिज़म आपकी सोच से झलके, और प्रैग्मैटिज़म के साथ साथ आपका आंसर पढ़ के एग्ज़ामिनर को लगे कि यह अप्रोच सही है। तो यही सब आपको करना है एथिक्स की केस स्टडीज़ के लिए। प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज़ कीजिए, मैप कीजिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैप करके उनके ऊपर कुछ मटेरियल पहले ही तैयार कर लीजिए। जैसे विमेन के बारे में केस स्टडी पूछी जाती है,
इसी के साथ साथ आप दूसरी केस स्टडीज़ को देखें, एनालाइज करें और उनसे एक बेसिक रिसोर्स आपका तैयार कर ले, जिससे आपको आसानी जाएगी एग्ज़ाम में। और लगता है मैंने सारी चीज़ें जीएस मेंस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने जो कुछ चीज़ें की है वो कवर कर ली है। बस मैं कुछ चीज़ों को समराइज़ करना चाहूँगा। आप बेसिक एक कोई भी रिसोर्स को रेफ़र करें। वैल्यू एडिशन की बात जब आएगी तब आप एक बार बेसिक रिसोर्स को कंप्लीट कर ले। उसके बाद में वैल्यू एडिशन के बाद आप उन चीज़ों को जो आपके रिसोर्स है, जो आपके नोट्स हैं, उन्हें बार बार पढ़ें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, उन्हें एनालाइज़ करके अपने आंसर्स में उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हो उसकी कोशिश करें। और मेंस की कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें। टाइम बाउंड वे में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो तब 9 से 12 और 2 से 5 जो यूपीएससी के टाइमिंग्स है उसी के टाइमिंग के साथ मैच करके पेपर लिखे, क्योंकि आपको उसी टाइमिंग पे पेपर लिखना होगा वहाँ पर। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस में आपको कुछ पता नहीं है उन क्वेश्चंस को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे क्वेश्चंस में आपको टाइम मिलेगा और आप टाइम पे अपना पेपर ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि अगर आप पेपर कंप्लीट करते हो तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं मेंस में सिलेक्शन होने के। तो इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान रखें। इसी के साथ साथ मैं सारे कैंडिडेट्स को आने वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहाँ पे मैं अपनी जर्नी को शेयर कर सकूँ, आप लोगों के साथ रूबरू होकर एक कनेक्ट मैं फ़ील कर सकूँ। आपके साथ मेरी स्ट्रैटेजी मैंने जो शेयर की है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम कर सकती है तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें। और आप मुझे आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। दर्शन जैन 725 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसी के साथ साथ मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दर्शन दुगड़ मेरा ट्विटर हैंडल है। मुझे फेसबुक पे आप कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो अगर आप मुझे वहाँ पे पोस्ट करोगे तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपको वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ साथ फिर से एक बार डीकेटी का, दिल्ली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद। और आप सब लोगों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए और मेंस एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट।